नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपी भारत और हमारे खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आज हमारे साथ भाजपा के नेता राजा पाठक जी हैं। और राजा पाठक पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी विभाग में सदस्य हैं मध्य प्रदेश में, और उनसे आज आगामी मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से लेकर विभिन्न मामलों पर परिचर्चा होगी। तो राजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफर किस प्रकार रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि एक युवा के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर आपने जिस तरीके से कम समय में बेहतर काम किया और एक अच्छे पदों पर आज प्रदेश स्तर पर आप काम कर रहे हैं, तो किस तरीके का रहा आपका राजनीतिक सफर? देखिए ब्रजेश जी, हमारा मातृ संगठन जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बाल्यावस्था से 16 वर्ष की आयु से स्वयंसेवक रहा। उसके बाद स्कूल में आया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा, युवा मोर्चा में विभिन्न दायित्वों पे रहा। आज भी पार्टी जहां उपयोग करना समझती है, जो दायित्व देती है, तो अपन तो एक राष्ट्रवादी विचारधारा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में अपना योगदान जहां दे सकते हैं, जो हमसे अपेक्षा हमारे नेतृत्व द्वारा की जाती है, अपना अपना कर्तव्य का पालन करते हैं कि अपन कैसे समाज में अपनी विचारधारा के लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। हमारा उद्देश्य यही रहता है। तो देश के युवा आज राजनीति में काफी सक्रिय है, आप भी युवा नेता हैं। आप युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो राजनीति में आते हैं तो किस तरीके से काम करें और बेहतर से बेहतर कर सकें? देखिए, राजनीति जनसेवा का बहुत ही अच्छा माध्यम है, जनता की मदद करने का, देश के लिए कुछ कर दिखाने का सबसे अच्छा माध्यम है। राजनीति में आने से, जब युवा राजनीति में आएंगे तो स्वाभाविक ही है देश प्रगति के पथ पे अग्रसर होगा। और युवाओं को राजनीति में आके जमीनी समस्याओं पर, युवाओं की समस्याओं पर, आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाते हुए स्वरोजगार, स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन, जनसेवा, परोपकार की दिशा में कार्य करते हुए कार्य करना चाहिए। आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की, और आज अगर आप अपने स्तर पर बताना चाहें कि देश किस तरीके से आत्मनिर्भर हो सकता है, क्या है इसका मूल मंत्र, क्या मानते हैं आप? आत्मनिर्भर भारत की कई योजनाएं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश को दी गई हैं, और आज कई पढ़े लिखे नौजवान साथीगण आत्मनिर्भर भारत की दिशा को देश में आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ब्रजेश जी ये है कि शिक्षा का मतलब जब तक समाज में केवल नौकरी तक सीमित होगा, युवा कुछ बेहतर राष्ट्र के लिए नहीं कर सकते, ना ही कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं अपने देश में। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी तक सीमित नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक ज्ञान का माध्यम है। अन्य भी क्षेत्र हैं, व्यवसाय है। डिजिटल इंडिया ने काफी व्यवसाय का आयाम खोले हैं। इंटरनेट ने कई जिन लोगों में जहां प्रतिभाएं हैं, इतनी स्कीमें हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, जहां क्षमताएं हैं उन्हें प्रोत्साहन के लिए, उन्हें सहयोग के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और लोग लाभ ले रहे हैं। कई एमबीए करने वाले लोग, कोई आज मेंटलिटी ये होती है कि ये कार्य छोटा है, ये बड़ा है, ये कोई उद्देश्य नहीं होता है। जो कार्य अच्छे तरीके से करने की जो सोच रखते हैं वो बड़ा होता है। देखिए, अगर आत्मनिर्भर की है तो ये भी बात ठीक है कि आप नौकरी की बजाय बिजनेस करें, स्वरोजगार करें, तो उससे भी देश आत्मनिर्भर बन सकता है, और सरकार तमाम योजनाएं भी चलाती है। लेकिन होता क्या है कि जब आप इस तरीके से सोचते हैं तो कहीं ना कहीं आपका परिवार, आपका समाज जब तक आपका साथ नहीं देता, तब तक आपकी जो स्वरोजगार करने से लेकर तमाम जो चीज़ें हैं आत्मनिर्भर बनने तक की, वो आप उस पर खरा नहीं उतर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं समाज और परिवार से लेकर सरकारों का एक ऐसा विचारात्मक वो बनना चाहिए युवाओं के लिए कि वो आसानी से इस ओर बढ़ सके। ब्रजेश जी, समाज में जागरूकता की आवश्यकता है। समाज
बच्चे की रुचि के बारे में समझें, अपने परिवार के बच्चों की रुचि की प्राथमिकता देते हुए वो जिस दिशा में अच्छा कर सकते हैं उसे उस दिशा में उनको सहयोग करना चाहिए और प्रोत्साहन करना चाहिए। अगर बात करें आज के मौजूदा मुद्दों की, तो द केरला स्टोरी मूवी इस समय काफ़ी चर्चा में है। कर्नाटक चुनाव के साथ ही कांग्रेस ने इस पर तमाम आरोप भी लगाए थे कि कहीं ना कहीं ये जो मूवी है वो कहीं ना कहीं चुनावों को प्रभावित करेगी, और इसके बैन करने से लेकर तमाम इस पर आरोप भी लगे हैं। आपके हिसाब से आपने ये मूवी देखी भी है, आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसके फोटो भी शेयर किए थे, तो क्या रहा इस मूवी में, आपको क्या देखने को मिला और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इसके जवाब में? देखिए ब्रजेश जी, केरला मूवी जो है ये आतंकवादी षड्यंत्रों को उजागर कर रही है। इसे देश के हर नागरिक को अपने परिवार के सहित जरूर देखना चाहिए। ये मूवी जागरूकता के लिए है, आतंकवाद के खिलाफ मूवी है और ये आतंकवादी षड्यंत्रों को उजागर करने वाली मूवी है। और जोन राज्य से बैन करने की मांग कर रहे हैं, वहां ऐसी गतिविधियां पाई जा रही हैं उन पार्टियों के द्वारा, उन देशद्रोही नेताओं के द्वारा, जहां इसको बैन करने की मांग हो रही है वहां वैसी ही स्थितियां हैं। देखिए, अगर मूवी के फैक्ट चेक की बात करें तो जब ये ट्रेलर आया था इस मूवी का, तो इसमें लगभग 32,000 लड़कियों की कहानी बताई गई थी, लेकिन जब तक यह मूवी आई और रिलीज तक सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी तक रह गई। तो क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके ट्रेलर लॉन्च के साथ इसको जितना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा था वो उतना नहीं निकला, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी जो इसके मेकर्स हैं उन्होंने हल्फनामा सिर्फ दिया है, उसमें सिर्फ 3 लड़कियों की कहानी बताई है, उसमें भी सिर्फ एक लड़की जो है वो हिंदू बताई गई है जिसका धर्म परिवर्तन किया गया। तो आपके हिसाब से मूवी जो बनाई गई थी, जो उसके मूल उद्देश्य थे, वो कहीं ना कहीं नहीं साबित हुई सही, या उसके फैक्ट चेक जो सामने आए उसके बाद इसकी विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, कोई भी कहानी बनती है जब उसके तथ्य आधार होते हैं वो रियल स्टोरी है। अब पहले 30,000 की बता रहे थे, या 3 पात्रों ने मिले होंगे उचित, तो उनने, वो फिल्म निर्देशक का विषय है, उनने मूवी बनाई, लेकिन बनाई तो वास्तविकता पे आधारित है वो। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, वो केवल केरला की मूवी नहीं है, वो पूरे देश की मूवी है। पूरे देश में अगर आप भी ऊर्जावान पत्रकार हैं, आप भी अगर सर्वे करने जाएंगे, ऐसी स्थितियां आपको हर राज्य में मिलेंगी, सिर्फ उन राज्यों को छोड़कर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कर्नाटक चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? पार्टी के हार को किस तरीके से लेते हैं और क्या वजह मानते हैं आप? चुनाव तो चुनाव है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हम जनता की महत्वाकांक्षाओं पर या जो भी हो, कुछ कमी हमारे नेतृत्व के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा रही होंगी, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां नहीं बन पाई। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, आगे बनेगी। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि नफरत का बाजार है, बंद हुआ है और मोहब्बत की दुकान खुली है। तो क्या मानते हैं आप, जो कर्नाटक में बजरंग दल और बजरंगबली का फैक्टर था वो फेल हो गया? पहली बात तो ब्रजेश जी, आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी आतंकवादियों को जी करके संबोधित करने वाले, आतंकवादियों के पक्ष कर रखने वाले, पीएफआई, आईएसआईएस जैसे संगठनों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी बजरंग दल के बारे में बात करती है। आप बजरंग दल का एक भी कार्यकर्ता बता दें जो किसी भी आतंकवादी संगठन से जुड़ा हो। बजरंग दल एक धार्मिक युवा संगठन है जो राम जन्मभूमि की जब यात्रा निकल रही थी उस समय संतों की सुरक्षा सेवा के लिए बना था। ये कांग्रेस वाले, ये तो मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। मैं गर्व से कहता हूं मैं स्वयंसेवक हूं। क्या जे लोग गर्व से कह सकते हैं कि ये सिम्मी के सदस्य हैं? आप आरोप लगा रहे हैं कि सिमी के सदस्य हैं, हालांकि इन आरोपों पर की सच्चाई क्या है वो तो जांच कर रहे इन हैं। संगठनों के पक्ष में आते हैं ना जी हमेशा। बजरंग दल का
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक भी अनुषंगिक संगठन से जुड़ा कोई भी सदस्य, कोई भी स्वयंसेवक आप बता दें जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो। देखिए, आप मानते हैं कि कर्नाटक हार का असर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? मध्य प्रदेश की स्थिति जो है वो अलग है। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा को परख चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस का काल देखा है। न विकास था, न बिजली थी, अपराध, सभी जगह अपराध, वंशवाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का दौर मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता लगातार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देती आ रही है। पिछली बार 2018 का चुनाव कुछ सीटों से हम लोग जरूर अपनी सरकार नहीं बना पाए थे, लेकिन वोट शेयर हमें ज्यादा मिला था, सीटें उन्हें ज्यादा मिली थी। लेकिन उसके बाद भी सिंधिया जी ने राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए, राष्ट्र हित के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुना। वो अपने साथी विधायकों के साथ आए और आज वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके सभी विधायकों ने राष्ट्र हित में अपना समर्पण दिया। तो आज हमारी सरकार फिर है। आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सिंधिया गुट जब आपके पार्टी में शामिल हुआ, सिंधिया के विधायक शामिल हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाजपा सिंधियामय दिखती है और एक भाजपा मूल भाजपा दिख रही है। अभी तक आप दोनों ही लोगों में या यूं कहें कि भाजपा और सिंधिया भाजपा में सामंजस्य की कमी देखने को मिलती है। अभी हाल में आपके कई नेताओं के जो बयान आए सिंधिया और सिंधिया विधायकों को लेकर, क्या मानते हैं विधानसभा चुनावों में यह कलह जो कांग्रेस पर आप आरोप लगाते हैं कलह का, वो कलह आज भाजपा में खड़ी हो गई है? और दिग्विजय सिंह ने भी वो बयान दिया था कि सिंधिया की वजह से जिस तरीके से कांग्रेस में कलह रहा, आज वही हालात भाजपा में है। तो क्या मानते हैं कि सिंधिया गुट के आने के बाद भाजपा में अब वह कलह शुरू हो गया है? देखिए ब्रजेश जी, ऐसा है, सिंधिया जी आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उनके साथ जितने भी लोग आए हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। वो आज भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं और वो हमारे संस्कारों में ढल गए हैं। और राजनीति में स्वाभाविक है, जब जनता खुला बहुमत नहीं देती है तो किसी से सहयोग लेना होता है, जनता की सेवा के लिए किसी को देना पड़ता है। सिंधिया जी ने जनसेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी को अपने माध्यम से चुना और आज वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनसे जुड़ा हर कार्यकर्ता, पूरे विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सभी सदस्य हैं और सभी परिवार के साथी हैं। ये सब जो बातें हो रही हैं इनका कोई सिर पैर नहीं है। आप खुद मूलतः टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं, बुंदेलखंड जिसे कहा जाता है राजनीति का कहीं ना कहीं वो सेंटर है, तो वहां से इस बार भाजपा की स्थिति क्या रहने वाली है? देखिए ब्रजेश जी, बुंदेलखंड शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है और आज भी भारतीय जनता पार्टी ही बुंदेलखंड से ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी बम्पर चुनाव जीतेगी और 200 पार सीट पे हम लोग जाएंगे। देखिए, चुनाव आप 200 पार का दावा कर रहे हैं, दावा इस तरीके का कर्नाटक में भी देखने को मिला था, हालांकि वहां के परिणाम कुछ और हैं। लेकिन इस बार का चुनाव आप क्या मानते हैं, किस मुद्दों पे लड़ा जाएगा? विकास, जातिवाद या केंद्रीय मुद्दे हावी रहेंगे यहाँ के चुनाव में, या राज्य के मुद्दे हावी रहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। हम जनता की हर मांग पे खरे उतरे हैं और खरे उतरते जा रहे हैं। विकास का क्रम निरंतर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट के आधार पे जनता के बीच में हम जा रहे हैं। हम गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट के मुद्दे पे कार्य करती है हमारी भारतीय जनता पार्टी। कर्नाटक हार के बाद मध्य प्रदेश में किस तरीके के बदलाव के संकेत देखने को मिल रहे हैं? क्या इसमें संगठन स्तर पर कोई बदलाव होने की स्थिति बनेगी? साथ ही जिस तरीके से अभी बीच में कुछ महीनों पहले एक अफवाह चली थी कि सीएम केस को लेकर भाजपा बदलाव कर सकती है,
तो क्या आप पार्टी के चूंकि कार्यकर्ता भी हैं, तो आप बताएं इसकी क्या सच्चाई क्या है, क्या ये अफवाह है या इसको लेकर कोई बदलाव आगे देखने को मिलेगा भाजपा में? देखिए ब्रजेश जी, कब क्या बदलाव होना है ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। और बदलाव होना कोई चुनाव या कोई भी विषय पे आधारित नहीं होता है। बदलाव एक क्रम होता है, बदलाव का एक समय निर्धारित रहता है। और ये क्या निर्णय होते हैं, कब होते हैं, ये हम लोग तय नहीं करते, ना हम लोगों का चिंतन का विषय होता है। ये चिंतन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, किसे क्या जिम्मेदारी देनी है। बस हम लोगों का चिंतन ये होता है, हम सभी कार्यकर्ताओं का, जिसे जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता स्तर का व्यक्ति ही मुख्यमंत्री बनता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। राजा पाठक जी, आपके ही भाजपा संगठन के ही एक नेता रहे हैं प्रवीण तोगड़िया जी, जो इस समय शायद भाजपा की लाइन से अलग, जी, विश्व हिंदू परिषद, वो कहीं ना कहीं आपकी भाजपा का एक बी टीम मानी जाती है। आप ये चीज शायद मानते हैं, मानने को तैयार ना हो, लेकिन उसको भी बी टीम ही माना जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके अभी कुछ बयान आए हैं सामने। प्रवीण तोगड़िया जी ने कहा कि इस देश में मुसलमानों को 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने पर जेल में डालने का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही हम प्रधानमंत्री से लेकर नीचे स्तर तक के अधिकारी और तक को हिंदू धर्म के ही व्यक्ति को बनाने का प्रावधान भी लाएंगे, और इसका संविधान संशोधन के जरिए प्रावधान करने की बात उन्होंने कही। यह उनका बयान था। तो जो हिंदू राष्ट्र की बात वो कर रहे हैं, तो आप क्या इससे सहमत हैं? क्या इस तरीके से संविधान संशोधन कर इस देश में को हिंदू राष्ट्र बनाया जा सकता है? देखिए ब्रजेश जी, हिंदू जो है, हिंदू भारत की जीवन शैली है। हिंदू कोई जाति वर्ग संप्रदाय ही नहीं है। भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। उनके पूर्वज हिंदू रहे हैं, किसी भी पूजा पद्धति को मानने वाले लोगों। हिंदू राष्ट्र पे आप कई पार्टी हमेशा से कहीं ना कहीं स्टैंड बाय, मतलब एक सामने मुद्दे पर आकर काम करती है हिंदू को लेकर, हिंदू मुद्दों को लेकर। प्रवीण तोगड़िया के बयान के बाद पार्टी की तरफ से या अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई। अगर हिंदू राष्ट्र की वह बात करते भी हैं, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक बयान मुझे याद है, जब उन्होंने कहा कि इस देश को आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते, इसे हिंदू राज्य कह सकते हैं, लेकिन इस देश का संविधान चूंकि इस तरीके से बनाया गया है कि इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता, सांप्रदायिक है ये पूरा देश। और इस तरीके के जब नेता बयान देते हैं, तो क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान मान के चला जाए, या एक जो विचार है वो एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का विचार है? तो क्या समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है, या वाकई हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज्य को लेकर पार्टी किसी तरीके से भाजपा या यूं कहें आपके ही संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो इसको लेकर कितने आश्वस्त हैं? देखिए ब्रजेश जी, जो बयान देते हैं, जैसे माननीय प्रवीण तोगड़िया जी ने जो बयान दिया, ये आपको उनसे पूछने का विषय है। किसी के बयान पे कोई प्रतिक्रिया कैसे दे? प्रवीण तोगड़िया जी का व्यक्तिगत विषय है ये, उनने जो बयान दिया है। और आज वो भारतीय जनता पार्टी के ना संघ परिवार की किसी भी दायित्व पे वर्तमान में तो आज वो है नहीं। तो इस विषय पे हमारी सरकार, संगठन के कोई भी पदाधिकारी, नेता इस पे प्रतिक्रिया क्यों देंगे? और रही बात हिंदू राष्ट्र की, तो भारत तो हिंदू राष्ट्र शुरू से है ही। भारतीय जीवन शैली ही हिंदू है। स्वामी विवेकानंद ने आज से कई वर्षों पूर्व विदेश में कहा था, संपूर्ण विश्व भारतीय जीवन शैली को आज अपना रहा है। हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में जो राजा पाठक जी थे, जिन्होंने अपने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी और राजनीतिक सफर के बारे में उनसे बात हुई। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।